नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं रानीखेत की खबर के साथ। रानीखेत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को सैर सपाटे पर निकले। मिश्रित वन से घिरी माल रोड से वो गांधी चौक पहुंचे। उन्होंने प्रदूषण से बेजार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुद्ध आबो हवा का आनंद लेने पर्यटन नगरी पहुंचे। सैलानियों से बातचीत की। पर्यटकों ने पहाड़ों का जो शुद्ध प्राणवायु का भंडार उसे बताया तो मुख्यमंत्री ने यह कहा कि देवभूमि में स्वागत है। इस बीच धामी गांधी चौक पर चाय की दुकान चलाने वाले पिलखोली निवासी राजेंद्र सिंह नेगी के टी स्टॉल पर भी पहुंच गए और उन्होंने चाय की चुस्की संग फैन का आनंद भी लिया। और इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद वरिष्ठ व्यवसायी अजय बबली के साथ बाजार के कारोबार, पर्यटन व्यवसाय आदि तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी की। व्यवसायी बबली ने रानीखेत में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने की जरूरत भी बताई। इधर देहरादून प्रेस क्लब में आज इंडियन इंडस्ट्री एंड बिजनेस एसोसिएशन भारत के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सौरभ वत्स को उत्तराखंड प्रदेश का चेयरमैन नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एस राणा के निर्देशानुसार उनकी नियुक्ति की गई है। ये नियुक्ति व्यापारी हितों की रक्षा के लिए की गई है। जिस तरह से हर राज्य में अनेक संगठन व्यापारी हितों की रक्षा के लिए कार्यरत हैं, इस तरह हमारा संगठन उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अपना कार्य कर रहा है। प्रेस वार्ता में संगठन का विस्तार करते हुए उत्तराखंड राज्य में प्रदेश चेयरमैन के पद पर नियुक्ति की गई। वहीं सौरभ वत्स ने यह भी कहा कि उनको उत्तराखंड की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसको बेवकूफ भी माफ कीजिएगा जिसको वो बखूबी निभाएंगे और व्यापारियों के हित में कार्य करेंगे। यदि किसी भी व्यापारी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, चाहे वो जीएसटी संबंधित हो या फिर किसी भी विभाग के संबंध से जुड़ी हुई हो, उसका समाधान करना उनका प्रमुख कार्य रहेगा। मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है मिस्टर एम एस राणा जी और राष्ट्रीय महासचिव है हमारे संजीव शर्मा जी, इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर व्यापारियों की जो समस्या है उसका समाधान कराने की कोशिश करूंगा और हर स्तर पर जिस भी स्तर पर कर सकते हैं, चाहे वो क्योंकि और स्टेट में क्या होता है, एक प्रोडक्ट सिंगल विंडो होती है। हमारे यहाँ ये प्लस है, एक स्टेट पे एक प्रोडक्ट पे डबल विंडो है। तो मैं हर तरीके से अच्छे काम करने की कोशिश करूंगा और ये चाहूंगा कि मेरा जो भी व्यापारी या उद्यमी है वो प्रगति करे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इनको जिम्मेदारी दी गई है ये नए है और इनके पीछे पूरी बैक है। कोई भी संगठन अगर नया काम करता है तो उसको करने के लिए ग्राउंड नहीं मिलता, लेकिन इनको ऑलरेडी ग्राउंड मिला हुआ है। जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, एसोसिएशन ऑलरेडी काम कर रही है, तो इनको उनका एक्सपीरियंस इनके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा, क्योंकि जो जो समस्याएं हैं वो किस तरीके से हल होंगी वो हम बताएंगे इनको, क्योंकि हमें इन्हें गाइड करना है, इन्हें हमें लेके चलना है। और ये समझ लीजिए किसी भी व्यापारी की कोई भी समस्या है, अगर वो हमारे स्तर से हल हो सकती है अपने स्तर से करेंगे। अगर किसी अधिकारी को कोई से दिक्कत आ रही है उसको हल कराया जाएगा, और अगर हो सकता है मिनिस्ट्री लेवल पे भी उसको हल कराने का मामला हुआ तो उसको हम कराएंगे, उसे हम हर हाल में करा करेंगे। बस हमें तो ये कहना है। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, यानी क्योंकि आप ही हमें पब्लिसिटी देंगे कि भाई एक आदमी हमारा नया यहाँ पर बना है, हमारे मेंबर बनना, जाहिर बात है हमारा मेंबर बनना पड़ेगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो हमारा मेंबर हो या ना हो, अगर किसी व्यापारी कोई समस्या है वो वत्स जी से मिले, उसका हल कराया जाएगा जी। इधर सीएम धामी के निर्देशानुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अब भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन करवाया जाएगा, और जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अध्यात्म से जोड़ने का है। साथ ही ये माना जा रहा है कि इससे न केवल छात्रों के आचरण में सुधार होगा, बल्कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से भी उपयोगी साबित होगा। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी इस विषय की प्रशंसा की है और उन्हें बताया है कि आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, इसके लिए ये एक अच्छी पहल भी है और विश्व के लगभग
सभी देश अपनी अपनी भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। बंसल ने यह भी कहा कि भगवत गीता का अध्ययन निश्चित ही चरित्र निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है। बाल दिवस पूरे देश का है। पूरे देश को 70 साल तक ये बताया ही नहीं गया कि बाल दिवस क्या होता है। बाल दिवस के संबंध में आने वाली युवा पीढ़ी को, आने वाले बालकों को ये पता लगे कि विश्व के इतिहास में एकमात्र इतिहास गुरु तेग बहादुर सिंह जी का है, जिनके परिवार की 3 पीढ़ियां देश और धर्म के लिए बलिदान हुई और छोटे छोटे 7-8 साल के बालक दीवार में चिनवाए गए और शर्त यही थी कि या तो धर्म बदलो नहीं तो दीवार में चिनवाए जाएंगे। उन्होंने धर्म नहीं बदला और बड़ी वीरता के साथ अपना बलिदान दिया, दीवार में चुने गए। आने वाली हमारी पीढ़ी उसको समझे, उसके बारे में जाने, इसके लिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी बाल दिवस मनाती है और सरकार ने भी इसको बाल दिवस घोषित किया है। विद्यालयों में भी बच्चों को पता लगे, उनके बारे में पेंटिंग प्रतियोगिताएं, अन्य चीजें, अन्य जिस प्रकार से भी स्मरण कर सकते हैं। बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक दिन 26 दिसंबर बाल दिवस है। अच्छी बात है, हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर, विश्व के अनेक देश अपनी भाषाओं में गीता को पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी आए तो प्रधानमंत्री जी ने रूसी भाषा में अनुवादित गीता उनको भेंट की। पूरे विश्व में आज गीता पर शोध अध्ययन चल रहे हैं कि एक ही ग्रंथ इस प्रकार का है जो युद्ध क्षेत्र में भी शांति का संदेश देता है। तो आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, उससे कुछ सीखे। मैं समझता हूं ये चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के मृतक जितेंद्र सिंह रावत के पीड़ित परिवार के समर्थन में समाजसेवी गणेश भट्ट के नेतृत्व में जन अधिकार मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी कीर्तिनगर से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। गणेश भट्ट ने कहा कि गोवा अग्निकांड में देवप्रयाग तहसील के संकुल्ड गांव के युवक जितेंद्र सिंह की मौत हो गई थी, लेकिन इस घटना के 15 दिन बीतने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा अभी तक मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस घटना पर मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद देने की बात कही थी। वहीं देवप्रयाग विधायक स्वयं युक्त पीड़ित परिवार को मिलने भी पहुंचे थे। भट्ट ने कहा कि गोवा सरकार ने सभी 25 मृतकों के लिए कुल 80 लाख रुपए की घोषणा की थी और इस घोषणा की भी राशि अभी तक पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाई है। ये भी कहा गया कि मृतक युवक का एक गरीब परिवार से थे, उनकी माता और उनका बड़ा भाई घर पर रहते हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने में देरी करना राज्य सरकार और इनके प्रतिनिधियों की जनकल्याण विरोधी सोच को दर्शाता है। देखिए, 6 दिसंबर को गोवा में एक क्लब में देवप्रयाग सहित उत्तराखंड के 5 लोग वहां पे नौकरी कर रहे थे। टोटल 25 लोग वहां पर थे मौजूद उस घटना के समय। और 6 तारीख को उस क्लब में जब आग लगी तो उस आग लगने से 25 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। उसके बाद जो उस क्लब के मालिक थे उनको गिरफ्तार भी किया गया और जो डेड बॉडीज वहां से थी उनको गोवा सरकार ने अपने खर्चे पर हर राज्य को भिजवाया जिस राज्य के वो लोग थे। तो वहीं मेरे देवप्रयाग क्षेत्र के संकुल्ड जामनीखाल क्षेत्र में संकुल्ड एक जगह पड़ती है, संकुल्ड गांव का एक युवा उसमें भी था जितेंद्र सिंह रावत, जिसकी दुखद इसमें मृत्यु हुई। क्योंकि उनकी डेड बॉडी जिस दिन पहुंची घर पर, उसी दिन विधायक जी भी उनके घर पर मौजूद थे। तो हमें ऐसा लगा कि जब विधायक जी आ गए हैं, यानी सरकार खुद पीड़ित के घर पहुंची है, तो निश्चित तौर पर उनकी मदद होगी। क्योंकि कई बार तो सरकार तक संदेश पहुंचने में ही समय लग जाता है, लेकिन बॉडी बाद में पहुंची और विधायक जी पहले पहुंच गए थे, तो हमें उम्मीद है कि इनको जरूर राहत राशि मिलेगी। लेकिन दुखद विषय यह है कि उस घटना के 15 दिन बीतने के बाद अभी तक जितेंद्र के परिवार को 1 रुपए की आर्थिक मदद न तो सरकार ने दी है, न स्थानीय जनप्रतिनिधि ने दी है, जो वहां पे फोटो खिंचाने के लिए पहुंचे थे, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। आज 15 दिन बाद जब हमें जानकारी मिली, उनके मौसा जी ने मुझे फोन किया जो दिवंगत हुए हैं। उनके भाई से मेरी बात हुई है। उनकी माता जी अकेली है, पिता का साया उनके सर पर नहीं है, कच्चे मकान में वो रहते हैं, उनको बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। ऐसा पीड़ित परिवार
जिसके भाई की मृत्यु के बाद दूसरे भाई की नौकरी भी छूट गई, 3 महीने पहले ही वो जॉब पर गए थे, उसकी भी नौकरी छूट गई, उसकी मदद तुरंत होनी चाहिए थी पर वो नहीं हुई। तो आज हमने शासन प्रशासन ही हमारे पास एक रास्ता होता है, आज हमने सरकार से मांग की है कि आने वाले 15 दिनों में यदि उस पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा नहीं मिला तो देवराज जन अधिकार मोर्चा के लोग और एक गांव के लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं पहाड़ के हर परिवार का नाता होटल लाइन से है, फौज की लाइन से है, हर तरह से रोजगार के लिए हम लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं। तो एक पीड़ा होटलियर्स की भी है कि क्या होटल के लोग हरियाणा में मरेंगे, 1 रुपए नहीं मिल रहे, गोवा में मरेंगे, 1 रुपए नहीं मिल रहे। तो ये सरकार चाहती क्या है कि इस तरह से पहाड़ मर मर के खाली होता रहे। तो आज हमने एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री जी के लिए और विधायक जी के लिए ज्ञापन दिया है कि 15 दिनों में गोवा सरकार ने जो कहा है कि हम 80 लाख रुपए रिलीज कर रहे हैं, 80 लाख का मतलब हो गया प्रत्येक के हिस्से में 3.5 लाख रुपए आते हैं और 2 लाख रुपए केंद्र सरकार ने बोले हैं। इस हिसाब से तुरंत उनके पास 6 से 7 लाख रुपए आ जाने चाहिए थे, लेकिन उसका अभी तक अता पता नहीं है। एसडीएम साहिबा ने आज हमें कहा है कि उन्हें भी केवल फोन पे सूचना मिली है, लिखित में कोई जानकारी उनके पास नहीं कि क्या मदद उनकी हो पाएगी, लेकिन आपने आज ये संज्ञान में लाया है तो हम भी आगे लिखेंगे कि ताकि उनको जल्द से जल्द मुआवजा मिल पाए, उस गरीब परिवार की मदद हो पाए। वरना 15 दिन के बाद देवराज जन अधिकार मोर्चा के कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वो सकोट का लड़का नहीं मरा है, वो पहाड़ का वो लड़का मरा है जो पहाड़ की रोजी रोटी चला रहा है। और इस तरह से रोजी रोटी चलाने वाले युवक मरते रहेंगे, कटते रहेंगे और उनके घर वालों की अगर सुध नहीं ली जाएगी तो। इधर पहाड़ों में प्रतिदिन जंगली जानवरों के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। बीती रात को नलगांव में गुलदार ने एक घोड़े पर जानलेवा हमला करके जान से मार डाला और जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पहाड़ों में पहले बंदर, लंगूर और सुअरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाए जाने की घटनाएं सामने तो आती थी, लेकिन अब गुलदार और भालू भी विकराल हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों में भालू और गुलदार के द्वारा इंसानों पर हमले किए जाने वाले हमलों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीती रात को गुलदार ने कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर नलगांव में एक घोड़े पर जानलेवा हमला करके मौत के घाट उतार दिया और जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि जंगली जानवरों को मारने का आदेश दे दिया जाए या फिर सरकार, वन विभाग कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे लोग चैन से जीवन यापन कर सकें। पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर रंग बिरंगे उत्सव के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। विश्वविख्यात विंटरलाइन कार्निवल का शुभारंभ इस वर्ष 24 दिसंबर 2025 से होगा, जो 29 या 30 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस बार का कार्निवल कई मायनों में खास रहेगा क्योंकि इसे उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती और इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती को समर्पित किया गया है। कार्निवल की तैयारियों को लेकर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का ब्रोशर लॉन्च किया और 7 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन की रूपरेखा से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कार्निवल में स्थानीय संस्कृति और कलाकारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। लगभग 95% कलाकार उत्तराखंड के स्थानीय होंगे, जो लोक संगीत, लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहेंगे। जो हमारा मसूरी का मसूरी विंटरलाइन कार्निवल उसका आगाज होगा और ये 24 से 29 लगभग 6 दिन के लिए हमारी चलेगी। तो उसकी लगभग तैयारियां पूरी हो गई है, सजावट का कार्य बिल्कुल तेजी से चल रहा है, लगभग सजावट हो भी गई है और बाकी जो अंतिम रूपरेखा है उसको कोशिश की जा रही है। ब्रोशर्स हमने रिलीज कर दिए हैं, आर्टिस्ट हमारे फाइनल हो गए हैं और जैसा कि हमेशा की भांति मुख्य जो वेन्यू होगा वो हमारा नगर पालिका टाउन हॉल होगा और इसके उपरांत इसके अलावा जो होगा हमारे शहीद स्थल, गांधी चौक, लैंडौर, कंपनी गार्डन और गढ़वाल टेरेस, जो हमारी ये 4-5 जगह हैं, वहाँ पे भी लगातार प्रतिदिन कार्यक्रम चलते रहेंगे ताकि पूरे शहर में एक एहसास हो कि कार्निवल हो रहा है और पूरा शहर इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। क्या खास होने वाला है सर? और खास हमारी जैसे कि हमारी मुख्य थीम है कि सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड, जो हमारी रजत जयंती वर्ष हो रही है, तो हमने उसी को अपना मुख्य थीम बनाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के जो कल्चर है, चाहे हमारे फूड हो, हमारा पहनावा हो, संगीत हो, डांस हो, हम सभी को हमने कहा हमारी कला, हमारी भाषा, हम सबको पूरे पर्यटकों को जो हमारे देश विदेश से आते हैं उनको दिखाएं, प्रचार करें कि कितनी रिच, कितनी हमारी संस्कृति सभ्य है, मतलब भव्य है और वो उसका प्रचार हम वहां तक कर पाए। तो ये हमारे मुख्य रहने वाले हैं और हमने कलाकारों में भी प्राथमिकता जो है
लोकल्स को, जो हमारे उत्तराखंड के कलाकार हैं और स्पेशली जो हमारे यहाँ के उभरते हुए सितारे हैं, उनको मौका दिया गया ताकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें और भविष्य में और बड़ा मंच पे जा सकें। हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें संपूर्ण शहर, चाहे वो बच्चे हों उनके कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो महिलाएं उनके अलग कॉम्पिटिशन हो, और जैसे हमारी प्रोग्राम्स भी हैं, हमने कुछ उसमें बैंड्स रखे हैं, कुछ रैप शोज रखे हैं ताकि यूथ अपने आप को डांस हिप हॉप्स रखे हैं, बॉलीवुड नाइट्स भी रखे हैं। और इसके अलावा जो हमारी प्रमुखता है कि हमारी उत्तराखंड की, हमारी चाहे वो वीर माधव सिंह भंडारी की नाटिका हो, चाहे इंद्रमणि बड़ोनी जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री हो, हमारी उत्तराखंड के ट्रेडिशनल फोक नाइट्स हो, हमने चाहे हमारे उत्तराखंड के अलग सिंगर्स हो, हिमाचली, जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली, हमने हर तरह की सूफी नाइट्स को सम्मिलित करने की कोशिश की है कि हर एक व्यक्ति जो है शहर का अपने आप को इससे जुड़ा हुआ महसूस करे, क्योंकि ये पूरे शहर का कार्निवल है, ये किसी एक व्यक्ति या किसी प्रशासन का कार्निवल नहीं है। तो हम भी, हमारी कोशिश यही कि सब लोग इसमें जुड़ा हुआ महसूस करें और हर आदमी को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इस कार्निवल से मिले। बिल्कुल, हमने उसमें भी सेम हमारी रखी कि हमारी थीम उसमें भी उत्तराखंड की संस्कृति, जो हमारी खास करके खाद्य संस्कृति है, जो हमारी इतनी रिच है और इतनी न्यूट्रिशियस है, हम चाहते हैं कि लोगों तक वो पहुंचे कि हमारे कितनी यूनिक डिशेस यहाँ पे बनते हैं। तो वहाँ पे भी हमने कोशिश की कि हम अपने लोकल उत्तराखंड के जो व्यंजनों हैं उनको प्रमुखता से फूड फेस्टिवल में प्रदर्शित करें और इवन अन्य उत्पादों के जो उत्तराखंड के लोकल है उनको स्टॉल्स के माध्यम से लोगों के सामने। बिल्कुल, हमारी वही कोशिश शुरू से रही है कि चूंकि उत्तराखंड के कई पहाड़ों वाले क्षेत्रों से पलायन की समस्या बहुत समय से रही है, हम चाहते हैं कि लोगों तक बाहर के हमारे जो देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं उनको दिखे कि उत्तराखंड में ये है, और इससे हमारे रोजगार की अपॉर्चुनिटीज जो हैं, ये संभावनाएं बढ़े पहाड़ों में, जो कि पहाड़ में व्यंजन और इवन संस्कृति कला बहुत रिच तरीके की, बहुत ऐतिहासिक है। तो इसी क्रम में हमारा ये रहा है कि हम कार्निवल को इस तरह से भी करें कि एक हमारी मैसेज भी जाए और लोगों के लिए भी रोजगार के द्वार खुले। इधर नैनीताल में आज से विंटर कार्निवल की शुरुआत हो गई है, जिसके प्रथम दिन ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नैनीताल के टांकी बैंड स्थित एक निजी रिजॉर्ट से नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने हरी झंडी दिखाकर इसे विदा किया, जिसके बाद ट्रैकर्स ने नैना पीक के लिए चढ़ना शुरू किया। सभी में जोश और उत्साह भरपूर रूप से देखने को मिला। वहीं एडीएम विवेक रॉय ने यह भी बताया कि आज विंटर कार्निवल के शुभारंभ में 6 किलोमीटर के ट्रैक का आयोजन किया गया है, जिसमें ट्रैकर्स बर्ड वॉचिंग के गुण सीखने के साथ स्वच्छता के तहत जंगल में फैले कूड़े व प्लास्टिक को अपने साथ वापस लेकर आएंगे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि 23, 24 और 25 दिसंबर को फूड फेस्टिवल सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्टार नाइट आकर्षण का केंद्र रहेगी और इसके साथ ही 26 दिसंबर को नैनीताल के बिरला चुंगी से कैंची धाम के लिए विशेष ट्रैकिंग आयोजित की गई है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अभी ये पिछले 7 वर्षों से इसका आयोजन नहीं हो रहा था। अभी वर्तमान में विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है इस वर्ष, और अभी आज जो है इसका उद्घाटन एक ट्रैकिंग जो चीना पीक के लिए उसके माध्यम से किया गया है। आगे जो है इसमें अब जो है प्रोग्राम है 23 से इसमें फूड कार्निवल के साथ साथ जो हमारे विभिन्न लोक कलाकार और जो विभिन्न प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके द्वारा परफॉर्मेंस की जाएगी। 23, 24, 25 क्रिसमस तक ये प्रोग्राम रहेंगे। और इससे क्या है कि एक तो जो टूरिस्ट आएगा उनको एक अलग अट्रैक्शन एक नैनीताल में मिलेगा। नैनीताल का जो उनका एक्सपीरियंस रहेगा, अनुभव रहेगा, वो इस यादगार के साथ जुड़ जाए, जिस कारण एक अच्छी छवि नैनीताल की अन्य प्रदेश और बाहर जाएगी। 26 को जो एक हमारा जो ट्रैक है कैंची का, तो वो करने का है बिकॉज ये अभी अनपॉपुलर रूट है, मोस्टली लोकल्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये ऐसे इसकी जो ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से इसकी रील्स जाएंगी कि नैनीताल से आप कैंची ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ के जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो जाएंगे तो ज़रूर इससे एक प्रभाव पड़ेगा और एक कैस्केडिंग इफेक्ट के तहत आगे टूरिस्ट और ज़्यादा जाएंगे। विंटर कार्निवल 2025 ये जो है बहुत थोड़े सूचना के आधार पर जो है बहुत थोड़ी तैयारी के आधार पर शुरू हुआ, लेकिन बड़ा अच्छा रूप लेता जा रहा है। जो बड़ा ट्रैक है हमारा वो बिरला चुंगी से लेकर के श्री कैंची धाम को है, जो 26 को प्रस्तावित है। उससे पहले एक जो है रिहर्सल जैसा है टांकी बैंड से चीना पीक, और देख रहे हैं लोग उत्साहित हैं, ट्रैक के लिए मूव करने वाले हैं और माननीय विधायक महोदया, चेयरमैन महोदया, सभी लोग जो है इसको अपना समर्थन आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला जो 4 दिन है बहुत ही मनमोहक होगा, बहुत अच्छा होगा, आकर्षक होगा और बहुत सारी चीज़ें अपने साथ घटनाओं को जोड़ेगा और निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अच्छा साबित होगा।
इधर आगामी क्रिसमस और नववर्ष के दौरान आमजन को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तराखंड ने राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया हुआ है। त्योहारी मौसम में खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ने को देखते हुए विभाग ने मिलावटखोरी, घटिया गुणवत्ता और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण व विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, कैफे, बेकरी, डेयरी, मिष्ठान भंडार, फूड कोर्ट, स्ट्रीट फूड जोन तथा तैयार खाद्य पदार्थों की निर्माण इकाइयों में नियमित और औचक निरीक्षण किए जाएंगे। विभाग का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित न रहकर खाद्य कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जवाबदेही को मजबूत करना है। सभी आदेशित किया है सभी अधिकारियों को कि हमारे उत्तराखंड के अंदर मसूरी है या देहरादून है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश है, रामनगर, नैनीताल, जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, इन पर अपनी विशेष निगरानी रखें और इन क्षेत्रों में अपने हमारे पास मोबाइल वैन है, 3 मोबाइल वैन है, उनको भी हमने उसके नोडल जो अपने डीसी लेवल के अधिकारी हैं उनको बताया गया है कि वो रेगुलर जाकर के चेकिंग भी वहाँ पर करते रहे और जो बीच जितने भी अपने इंस्पेक्शन करते हैं जो उसकी रिपोर्ट है हमेशा मुख्यालय को प्रेषित करें जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और सभी अधिकारियों को ये भी सूचित किया गया कि कोई इस दौरान कोई भी छुट्टी उनके लिए नहीं है, वो अपने कार्यों पर व्यस्त रहें और उन सभी लोगों को जो आने वाले लोग हैं उनको कोई भी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम ना आए जिससे कि हमारे स्टेट के लिए छवि गलत खराब हो। तो इसलिए हम उसको रेगुलर बेसिस पर हम जाँच कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन लोगों को गाड़ियाँ उपलब्ध करा दी गई कि कोई भी ऐसा ना हो कि एनफोर्समेंट में कहीं कमी रह जाए, तो उसके लिए उनको गाड़ियों के लिए आदेशित किया गया। इधर ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां क्रिसमस को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। 25 दिसंबर की तैयारियों के बीच देवभूमि में विरोध की ज्वाला भड़क उठी है। इस बार क्रिसमस का त्योहार हिंदू संगठनों के सीधे निशाने पर है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने भारत में क्रिसमस मनाए जाने पर न केवल कड़ी आपत्ति जताई है बल्कि इसे देश के शहीदों का अपमान करार दिया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने तीखे तेवरों में कहा कि क्रिसमस भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं बल्कि पाश्चात्य संस्कृति और अंग्रेजों का थोपा हुआ त्योहार है। उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जिन अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, जिनसे आजादी पाने के लिए हमारे सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज उन्हीं का त्योहार मनाकर हम अपने शहीदों के बलिदान का मजाक उड़ा रहे हैं। भटनागर ने सनातन धर्म के अनुयायियों को नसीहत दी है कि वो इस विदेशी दिखावे से दूर रहें। उनका कहना है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी मानसिक गुलामी कुछ लोगों के दिमाग में छोड़ गए हैं। तो राघवेंद्र भटनागर की ये चेतावनी साफ तौर पर उत्तराखंड में सुनने को मिल रही है, जहां पर फिलहाल क्रिसमस के इस त्योहार को लेकर भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है और राघवेंद्र इसे हिंदू संगठनों ने जो मोर्चा खोला है उसको लेकर जो तनाव बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि ये मानसिकता की जो गुलामी है ये अंग्रेज छोड़ गए हैं और आज भी हम इसे अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं और इसे मना रहे हैं। जबकि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का जो दिन है इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। ये जो बड़ा दिन है ये हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम भारतवासी भारत में इसे बहुत ही जश्न के साथ, हर्षोल्लास के साथ बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। लोग इसे मनाते भी हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में इस बार आक्रोश, तनाव देखने को मिल रहा है। जो तैयारियां की गई हैं वो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्रिसमस ट्री से लेकर बड़े बड़े सेंटा क्लॉज लगाए गए हैं। तैयारियां भव्य दिख रही हैं, लेकिन इन भव्य तैयारियों के पीछे कहीं ना कहीं राघवेंद्र भटनागर इसे भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानने से इनकार कर रहे हैं और साफ तौर पर ये चेतावनी दे रहे हैं कि इसे मनाना हमारे लिए गलत होगा क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है।
इधर मेयर पद पर काबिज होने के बाद पहली बार शंभू पासवान ने व्यापारियों के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित करने को लेकर बैठक की, जिसमें मेयर ने व्यापारियों से शहर की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने का आश्वासन भी दिया। रेलवे रोड स्थित एक होटल में आयोजित हुई बैठक में व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा ने सड़कों पर घूम रहे आवारा गौवंश, नाली से आगे हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की मांग की। गोविंद नगर ने बने डंपिंग ग्राउंड को भी जल्द से जल्द हटाने की मांग को दोहराया गया। कार्रवाई में व्यापारियों की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया गया। व्यापारी विवेक तिवारी और मनोज कालरा ने सफाई व्यवस्था में कमी पर नाराजगी भी जाहिर की। शहर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की मांग सरकार तक पहुंचाने की बात कही। व्यापारी विनोद कोठारी ने हवा में झूलती बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने और बाजार खुलने से पहले नालियों की साफ सफाई करने की भी मांग की। नवल कपूर ने त्रिवेणी घाट की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और आस्था पथ पर सामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस के सहयोग से पिकेट स्थापित करने की मांग की है। सबसे आखिरी में व्यापार मंडल के महामंत्री प्रतीक कालिया ने सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मेयर शंभू पासवान से निवेदन किया। इधर उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी निशा के खातों में मनरेगा की मजदूरी राशि पहुंचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये प्रकरण अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। सवाल उठ रहे हैं कि विधायक रहते हुए विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी के खातों में मनरेगा की धनराशि आखिर पहुंची कैसे। वहीं पूरे मामले को लेकर विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भी डीएम उत्तरकाशी को शिकायती पत्र सौंपा है। साथ ही अपना बयान भी जारी किया है, जिसमें विधायक का कहना है कि उनको बदनाम करने के लिए पूरा खेल खेला जा रहा है, जिसमें सरकार ने जांच बैठाई है और जल्द ही सभी बातों का खुलासा किया जाएगा। मनरेगा मामले में बीजेपी विधायक का बयान सामने आ गया है। कहीं न कहीं दुर्गेश्वर लाल को बदनाम करने का खेल खेला जा रहा है, ऐसा कहा गया है। मामला आपको बता दें कि उत्तरकाशी को फिलहाल तो इस सब पूरे मामले को लेकर शिकायती पत्र सौंप दिया गया है, लेकिन मामला ये है कि विधायक के खाते में मनरेगा की राशि और उनकी पत्नी के खाते में भी मनरेगा की राशि पहुंच गई है। अब ऐसा कैसे हुआ है, इस पर चर्चा का विषय ये पूरा प्रदेश बना हुआ है और ये समझने की जानने की कोशिश आखिर की जा रही है। इस पर जांच भी बिठाई गई है कि आखिर विधायक के खातों में मनरेगा की राशि पहुंचने का ये पूरा मामला क्या है, तार आखिर कैसे जोड़ सकते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। इस पर जांच बैठी हुई है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये वाकई बदनाम करने वाली कोशिश है या फिर कोई बड़ा खेल विधायक के जरिए खेला जा रहा है। मनरेगा के द्वारा जिस तरीके से कुछ अराजक तत्वों ने मेरे परिवार में मेरी स्वर्गीय माताजी और मेरा खुद का और मेरी पत्नी का जो मनरेगा जॉब कार्ड में फर्जी तरीके से जो मनरेगा वेज लिस्ट होती है मजदूरी दर, उसमें वो शो कर रहा है, लेकिन हमारे किसी भी अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने ये राजनीतिक साजिश के तहत मुझे बदनाम करने, मेरी सामाजिक और राजनीतिक छवि को जो है एक तरीके से धूमिल करने का काम किया है। इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, उस पर जांच बैठ गई है। और साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी माताजी को 8 अक्टूबर 2021 को उनका देहांत हो चुका था और उनका जो अकाउंट है वो भी 2021 के लास्ट में वो डिलीट कर दिया गया सभी बैंकों से, और उनका किसी भी तरीके से उनके जो है कोई किसी के तरीके का कोई लाभ नहीं लिया गया। क्योंकि माताजी जब एक्सपायर कर गई तो केवाईसी तो एक शब्द बनता है ना, केवाईसी तो होती है हर जगह, बैंक में हो चाहे मनरेगा चीज़ों में। तो ये बेसिकली जो वेज लिस्ट है
जो मजदूरी दर एक जो लिस्ट आती है उसमें ब्लॉक से जो है मेरी माता और मेरे परिवार और मेरे जो है वो दिखाया गया, लेकिन हमारे किसी भी अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिना प्रारूप 6 भरे हुए जो किसी भी मनरेगा हो या मनरेगा में काम करते हैं, तो प्रारूप 6 में जब तक किसी के साइन नहीं होते हैं तब तक वो वैलिड नहीं माना जाता, उसके खाते में पैसे नहीं पड़ते हैं। लेकिन ये कुछ कुटरचित योजना के तहत जो है मुझे बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके से इसको बेसिकली प्रोजेक्टेड किया गया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जांच चल रही है, निष्पक्ष जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।